फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर कर लिए हैं, ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचार और जनसंख्या भूगोल। अब आज की क्लास से हम लोग कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है वॉन थुनेन का मॉडल। तो आज की क्लास में हम लोग वॉन थुनेन के मॉडल को देखेंगे और मैं जब इसको आपको पढ़ाऊंगा तो इस दृष्टि से पढ़ाऊंगा कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बने, आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो। और जैसा कि हमेशा होता है, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए, वॉन थुनेन का अगर जीवन काल देखें तो 1783 से 1850 के बीच का इनका जीवन काल है। जर्मनी के ये भूगोलवेत्ता हैं। अच्छा, ये वॉन थुनेन का जो सिद्धांत है इसका नाम क्या है? कृषि अवस्थिति मॉडल। वॉन थुनेन के सिद्धांत का नाम क्या है? आपको याद रखना होगा, कृषि अवस्थिति मॉडल। तो कृषि अवस्थित मॉडल को वॉन थुनेन ने दिया वर्ष 1826 में। और कहां पर इस मॉडल का इन्होंने जिक्र किया? अपनी बुक आइसोलेटेड स्टेट में इन्होंने जो अपना मॉडल है इसके बारे में बताया। तो बुक का नाम आपको याद रहना चाहिए। एक देखिए क्वेश्चन आ गया, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014, वॉन थुनेन का कृषि उपयोग सिद्धांत अस्तित्व में आया। कब आया? तो अभी हम लोगों ने देखा वर्ष 1826 में यह सिद्धांत अस्तित्व में आया। देखिए, वॉन थुनेन के सिद्धांत पर एडम स्मिथ और अल्बर्ट थायर जैसे अर्थशास्त्रियों का प्रभाव है और इन सिद्धांतों के साथ उन्होंने जर्मनी की अपनी संपत्ति से प्राप्त अनुभवों को मिलाया। तो एडम स्मिथ का सिद्धांत है, अल्बर्ट थायर का सिद्धांत है, उससे तो ये प्रभावित थे ही, और साथ में इन्होंने जो जर्मनी में खुद का काम किया था कृषि का, उसका भी अनुभव को साथ में मिलाकर सिद्धांत तैयार किया। यह एक नियतिवादी सिद्धांत है जो व्याख्या करता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर किस तरह का कृषि उत्पादन सर्वोत्तम होगा, यानी कि किसी प्लेस पे कौन सी फसल उपजाना सबसे अच्छा होगा किसान के लिए। इस चीज की व्याख्या यह सिद्धांत करता है और कैसा है? नियतिवादी है। इस सिद्धांत के माध्यम से वॉन थुनेन ने यह दर्शाने की कोशिश की कि बाजार के साथ दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि उपयोग के तरीके में परिवर्तन आता है। देखिए, इस चीज को आगे अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती है, कृषक किस फसल को उपजाएगा उसमें परिवर्तन आने लगता है। तो क्योंकि इसी पर यह पूरा मॉडल है तो अभी आगे डिटेल में देख लेंगे। वॉन थुनेन के दो प्रमुख मॉडल प्रचलित हैं। पहला मॉडल फसल गहनता में परिवर्तन और बाजार के मध्य की दूरी की व्याख्या करता है। पहला मॉडल बताता है कि बाजार के पास के जो कृषक होते हैं वो अपने खेत में बहुत ज्यादा उर्वरक, बहुत ज्यादा बीज का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में जिसे कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग या कह लीजिए बहुत ज्यादा गहन कृषि कहां पे दिखती है? बाजार के पास में। और बाजार से दूर जाते जाते जो कृषि की गहनता है वो भी कम होती जाती है। कारण आगे समझेंगे। दूसरा मॉडल वही बात बताता है कि बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि उपयोग के तरीके में कैसे परिवर्तन आता है। देखिए, जो जमीन में किसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फसल उपजाने के लिए पैसा लगा रहा है, उसमें तो परिवर्तन आ ही रहा है। इसके साथ ही किसान किस फसल को उपजाएगा इसमें भी परिवर्तन आता है। इस चीज को दूसरा मॉडल बताता है और इन दोनों मॉडल को मिला करके ही पढ़ा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही मॉडल पढ़ाया, दोनों को मिला करके पढ़ा जाता है। अच्छा, देखिए, अब सबसे पहले कोई भी जो मॉडल होता है उसमें कुछ पूर्वानुमान होते हैं। समझ लीजिए पूर्वानुमान क्यों होते हैं। देखिए, जैसे आप एक उपग्रह को आकाश में पहुंचाना चाहते हैं तो गणित के फॉर्मूले एकदम निश्चित हैं, 2 + 2 4 होगा, 5 और 5 10 होगा, यानी कि बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब मनुष्य के व्यवहार की बात आती है, अब मनुष्य का क्या है? हो सकता है आपका जो खेत है उसमें गेहूं की कृषि करना आपके लिए सबसे अच्छा हो, लेकिन आप गन्ने की कृषि करें। क्यों? क्योंकि आपको गन्ने की कृषि के बारे में इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट ज्यादा गेहूं से होगा लेकिन आप गन्ने उपजा रहे हैं। तो अब ऐसे में मॉडल का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि मनुष्य तो बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ऐसे में मान लिया जाता है, कुछ पूर्व धारणाएं मान ली जाती हैं
जैसे मान लिया कि मनुष्य आर्थिक प्राणी है, लाभ के लिए काम करेगा, तो ये मान लिया किसी क्षेत्र के जितने भी किसान हैं सब उसी फसल को उपजाएंगे जिसमें सर्वाधिक लाभ होने की संभावना है। अब अगर ये ना माना जाए तो जब हर किसान अलग अलग फसल का उत्पादन करेगा तो फिर मॉडल नहीं बन पाएगा। हम कैसे कहेंगे किस गांव में या किस जगह पे इस फसल का उत्पादन होगा, इसकी हम लोग पहले से घोषणा कैसे करेंगे। तो इसीलिए मॉडल में पूर्वानुमान होते हैं जिससे कि हम कुछ भविष्य में क्या होने वाला है इसके निष्कर्ष निकाल सके। देखते हैं क्या पूर्वानुमान है। एक पृथक भू संपत्ति जिसका विश्व से कोई जुड़ाव नहीं है, यानी कि जो जमीन है ये आइसोलेटेड है, इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर विश्व से जुड़ा होगा तो फिर मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी, व्यक्ति अपना सामान कहीं भी बेच सकता है। तो ऐसे में क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो है जहां पर अपनी खेती कर रहा है उसका विश्व से कोई जुड़ाव नहीं है। कृषि क्षेत्र के केंद्र में एक नगर है, यानी जो पूरा का पूरा कृषि का क्षेत्र है उसके एकदम मध्य में बीचों बीच में एक नगर है। नगर कृषि क्षेत्रों के अधिशेष उत्पादन का एकमात्र बाजार है और कृषि क्षेत्र नगरों को वस्तुओं की पूर्ति का एकमात्र आपूर्ति करता है। दो बातें कही गई, एक तो अधिशेष उत्पादन क्या होता है, आपके खेत में 2 कुंटल गेहूं हुआ, 1.5 कुंटल यूज के लिए आपने अपने लिए रख लिया और आधा कुंटल मार्केट में बेच दिया, तो जो आधा कुंटल मार्केट में बेचा ये अधिशेष उत्पादन है। तो ऐसे किसान जो अपना अधिशेष उत्पादन बेचना चाहते हैं उनके लिए केवल एक ही मार्केट है पूरे कृषि क्षेत्र के बीचों बीच में। और देखिए जो बाजार है उसको भी सारा का सारा जो सामान मिलेगा, जो बिक्री मिलेगी वो यही कृषि क्षेत्र से ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये बाजार है तो मान लीजिए यहां से भी सामान आ रहा है यहां से भी, नहीं। इस बाजार का एक निश्चित कृषि क्षेत्र है और इसी कृषि क्षेत्र का सामान केवल इस वाले बाजार में बिकेगा। फिर नगर के बाजार में किसी विशेष फसल के लिए सभी किसान समान मूल्य पाते हैं। अब ऐसा नहीं है एक किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा बेचने पे दूसरे को कम, सभी को बराबर बराबर पैसा मिलेगा। ये कृषि क्षेत्र एक समदैशिक सतह है जिसमें भूभाग, स्थलाकृति और जलवायु समान है, यानी हम लोग ऐसे कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसमें पूरे में एक ही जैसी जलवायु मिलती है। जैसे मानसूनी है तो पूरे में मानसूनी है, और अगर कृषि क्षेत्र मैदानी है तो पूरा मैदानी ही है, यानी एक जैसा है। कृषक विवेकशील और आर्थिक मनुष्य है और खेती का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। कृषक को आर्थिक मनुष्य मान लिया। कृषकों को बाजार की जरूरतों का पूर्ण ज्ञान है, यानी बाजार में किस फसल को बेचने पे लाभ हो सकता है इस चीज को कृषक पूरी तरह से समझता है। अगर इसकी हम लोग आलोचना करें तो यही पॉइंट्स आलोचना में आ जाते हैं कि कृषक को कभी भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, खासकर विकासशील देशों में। और फिर ऐसा भी नहीं होता है कि कृषक हमेशा उसी फसल का उत्पादन करे जिसमें लाभ है। हो सकता है कृषक पारंपरिक तरीके से जिस तरह की फसल का हमेशा से उत्पादन करता आ रहा है उसी का उत्पादन करे, क्योंकि उसमें उसको कंफर्ट मिलता है, आसानी रहती है। तो इसलिए अगर आलोचना करें तो इन्हीं पॉइंट्स की आलोचना भी कर सकते हैं। परिवहन लागत दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ये कहा जा रहा है। जैसे ये बाजार है, अगर आप यहां से सामान लाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी से तो परिवहन लागत कम लगेगी, और 2 किलोमीटर की दूरी से लाएंगे तो परिवहन लागत ज्यादा लगेगी। हालांकि ये चीजें भविष्य में बदल गई, आज के समय में बदल गई हैं। अब देखिए क्या है, अगर आप ज्यादा सामान लंबी दूरी के लिए भेजते हैं तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो आपसे कम पैसा लेते हैं, तो इस चीज में भी आलोचना होती है। ये जो पूर्व धारणा है इसकी भी आलोचना होती है। नगर कृषि भूमि के केंद्र में स्थित है और इसके आसपास प्रतिचुंबक नहीं है। क्या कहा जा रहा है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। नगर जो है वो एक तरह का मार्केट है, यानी पूरा कृषि क्षेत्र आसपास फैला हुआ है, बीचों बीच में आपका नगर है। और प्रतिचुंबक नहीं है मतलब कोई दूसरा मार्केट नहीं है, पूरे के पूरे क्षेत्र में एक ही मार्केट है। श्रम लागत प्रत्येक स्थान पे समान है और श्रमिकों का इस कौशल स्तर भी समान है, यानी कि देखिए चाहे आप यहाँ पे खेती करें, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, हर जगह श्रमिक एक ही बराबर, जैसे 10 रुपए हर दिन का या 20 रुपए हर दिन का, हर जगह एक ही जैसा लेगा। और कौशल, जो श्रमिक को कौशल चाहिए होता है खेत में काम करने के लिए, जो स्किल चाहिए होती है, वो भी हर जगह के श्रमिक की समान है। यानी इन्होंने स्किल को भी नजरअंदाज किया और जो श्रम लागत है उसको भी सभी जगह एक समान वॉन थुनेन ने माना।
देखिए, कोई भी जो मॉडल है वो कुछ सिद्धांतों पे खड़ा होता है। जैसे मकान के नीचे नींव होती है, वैसे ही मॉडल जो है पहले के समय में विद्वानों ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं उनके ऊपर खड़ा होता है। तो देखिए, आपका जो वॉन थुनेन का मॉडल है ये दो सिद्धांतों पर है। एक तो इकोनॉमिक रेंट यानी आर्थिक लगान का सिद्धांत। देखिए, आर्थिक लगान का सिद्धांत बताता है कि भूमि उपयोग की विभिन्न तकनीकों के कारण भूमि से प्राप्त होने वाले प्रति इकाई उत्पादन में परिवर्तन आता है। देखिए, बहुत सिंपल बात है। आपके पास एक जमीन है, आप ज्यादा खाद यूज करिए, महंगे वाले बीज ले आइए, उत्पादन ज्यादा होगा प्रति हेक्टेयर। और यहीं पे आप खाद वगैरह कम यूज करेंगे तो उत्पादन कम होगा। यानी यही यहां पर कहा जा रहा है कि जो विभिन्न तकनीकें हैं भूमि को उपयोग करने की, उसके हिसाब से उत्पादन कम ज्यादा होता है। यहां पर एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में इस चीज को बताया गया है। देखिए, नीचे दिया है लोकेशन रेंट और ऊपर दिया है डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। एक तो देखिए बताया गया है कि मार्केट से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, यानी ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, वैसे वैसे ये देखिए इस लाइन को देखिए, जो लोकेशन रेंट है वो कम हो रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये लोकेशन रेंट या अवस्थिति लगान है क्या। देखिए, मान लीजिए कि आप एक जमीन जो है वो आपकी नहीं है, क्योंकि ये पुराने समय की बात हो रही है, उसी हिसाब का मॉडल था। जमीन आपकी नहीं है, आपको क्या करना है, किराए पे लेना है। जैसे पहले जमींदारी वगैरह रैयतवाड़ी वगैरह थी, वैसे ही अब आप जमीन को किराए पे लेंगे तो हो सकता है एक जमीन के लिए आप 100 रुपए देने को तैयार हो जाएं, वहीं दूसरी जमीन के लिए आप 500 रुपए देने को तैयार हो जाएं। तो क्या कारण है एक जमीन के आप 100 ही रुपए दे रहे हैं जबकि दूसरी जमीन के 500 रुपए तक दे रहे हैं। उसी चीज को यहां पे बताया गया है कि जो बाजार के पास की जमीन है वहां पे कृषक ज्यादा पैसा देने को तैयार होगा। यानी ऐसी जमीन जो बाजार के पास है उसका लोकेशन रेंट अवस्थित लगान ज्यादा होगा। और जैसे जैसे बाजार से आप दूर जाएंगे वैसे वैसे जो जमीन है उसका लोकेशन रेंट यानी आर्थिक जो अवस्थित जो लगान है वो कम होता जाएगा। तो देखिए, यहां पर बताया गया है कि पहला अक्ष दूरी और दूसरा अक्ष कीमत को दिखा रहा है, जिसे हम लोगों ने लोकेशन रेंट कहा, अवस्थिति लगान। तो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरह से बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ अवस्थित लगान कम होता है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग परिवहन लागत का होना है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि बाजार के पास की जमीन महंगी और बाजार से दूर की जमीन उससे अपेक्षाकृत सस्ती। पर ऐसा क्यों है? देखिए, जो वॉन थुनेन है इन्होंने हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया, मान लिया कि श्रम लागत हर जगह एक जैसी है, यानी जितना भी मटेरियल खेती में लगता है सब एक जैसा है। तो अंतर किस चीज से आएगा? केवल अब एक ही चीज तो बची, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप खेती कर रहे हैं, बाजार के पास में 100 रुपए लग रहा है, मैं बाजार से दूर खेती कर रहा हूं, मेरा भी 100 रुपए लग रहा है। लेकिन अंतर क्या हो गया? आप बाजार के पास में बैठे हैं, आपने 10 रुपए लगा के अपना प्रोडक्शन जो है वो मार्केट तक पहुंचा दिया और मेरे लग रहे हैं 50 रुपए, यानी मेरा जो खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो अब ऐसी जमीन, देखिए मैं आर्थिक प्राणी हूं क्योंकि कृषक आर्थिक प्राणी है, तो कृषक ये चीज समझ रहा है कि यहां पर जमीन अगर मैं बहुत महंगी ले लूंगा तो फिर मुझे मुनाफा 0 हो जाएगा, शायद नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि फसल का उत्पादन तो कर लेंगे लेकिन मार्केट तक पहुंचाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। तो अगर जमीन भी बहुत महंगी है और उसके बाद मार्केट तक पहुंचाने का खर्चा भी ज्यादा है तो कृषक के लिए क्या बचेगा? इसीलिए जहां पर मार्केट तक फसल को पहुंचाने का खर्चा कम है उसके लिए कृषक कहता है आप मुझसे 500 रुपए ले लीजिए, और जहां पर ये खर्चा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है वहां पर कृषक कहता है हम आपको 450 रुपए ही दे पाएंगे, क्योंकि 50 रुपए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चला जाएगा। तो उतना तो वो जमीन का कम करके देगा, तभी परिवहन लागत का वहन कर पाएगा।
तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसी चीज को कहते हैं डिस्टेंस डिके मॉडल। डिस्टेंस डिके का क्या मतलब होता है? दूरी बढ़ने के साथ साथ जो भूमि की लागत है उसमें कमी आना, या लागत नहीं कहना चाहिए, भूमि का जो किराया है उसमें कमी आना। अगर आपकी जमीन बाजार के पास है तो महंगी होगी और बाजार से दूर है तो सस्ती होगी। अब देखिए, हम लोगों ने देखा बाजार से दूर जाने पे जो भूमि का मूल्य है उसमें कमी आती है, यानी कि किसान बाजार के पास की जमीन का ज्यादा पैसा देगा क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बचत होती है। तो इसी चीज को अगर फॉर्मूले से समझना है तो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में m माइनस सी माइनस वाई इंटू टी इंटू डी। अब देखिए, इसी फॉर्मूले में हम लोग कुछ वैल्यूज रखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं y क्या है। देखिए, y है कि प्रति यूनिट जमीन में कितनी फसल आपने पैदा की। m क्या है? m दिखाता है कि जो फसल आपने पैदा की पर यूनिट के हिसाब से, जैसे पर केजी के हिसाब से उसका कितना बाजार में आपको मूल्य मिला। सी दिखाता है कि फसल उत्पादन के समय पर केजी या पर यूनिट पे आपको कितना खर्चा करना पड़ा, लागत जिसे कहते हैं। और टी दिखाता है हर केजी को, जैसे 1 किलो फसल को 1 किलोमीटर तक ले जाने में कितना खर्चा आएगा, यहां पर 5 हो गया। और डी क्या दिखाता है? डी दिखाता है डिस्टेंस को, यानी आपकी जमीन से बाजार का जो दूरी है उसको डी दिखाता है। दो वैल्यूज के लिए डी को कैलकुलेट करेंगे। d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2, यानी कि दो जमीनें हम लोग देख रहे हैं, एक जो मार्केट से एकदम ही सटी हुई है और दूसरी जमीन जो मार्केट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए, जो 0 किलोमीटर की दूरी पे है उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। अब हम लोग इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। y कितना हो गया? 100 हो गया, m कितना हो गया? 50 हो गया, और c कितना हो गया? 25। इसी तरह से माइनस वाई इंटू टी इंटू डी, तो 100 गुणे 5 गुणे 0, ये कितना हो जाएगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और इधर जो है, थोड़ा सा इसे मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए, यहां पे जो है आपका 100 गुणे 50 माइनस 25, यानी 50 में से 25 गया, 25 गुणे 100 2500। तो d इज इक्वल टू 0 के लिए हमारी लोकेशनल रेंट L कितना आया? 2500। d इक्वल टू 2 के लिए अगर कैलकुलेट करें, देखिए ये वाला पार्ट आपका, जो ये पार्ट है ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 100 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ 5 गुणे 2 हो जाएगा यानी 10, तो 5 गुणे 2 10, 10 की 100 में गुणा हुई तो 1000, ये हो गया आपका इधर का 1000, और ये आपका 2500 ही रहा। तो 2500 में से अगर 1000 घटाया तो कितना बचा? 1500। तो मार्केट के पास की जमीन का अधिकतम मूल्य कितना मिल सकता है? जिसकी जमीन है उसको 2500 रुपए तक, और मार्केट से दूर की जमीन का कितना मिलेगा? 2 किलोमीटर दूर का 1500। ये दिखा रहा है कि कैसे लोकेशनल रेंट कम होता जाता है। इस फॉर्मूले से देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे हम लोग बाजार से दूर जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी अवस्थिति में वॉन थुनेन ने उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले किस कारक को नहीं माना। देखिए, अवस्थिति मतलब लोकेशन, तो किसी लोकेशन में किसान कौन सी फसल उपजाएगा, इस चीज को कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है, ये क्वेश्चन आया। तो भूमि का किराया, ये तो देखिए प्रभावित करता है। अभी हम लोगों ने लोकेशनल रेंट की बात की पूरी, यानी कि किसान कितना किराया देगा, ये डिपेंड किस पे करता है कि बाजार से कितनी दूर है आपकी भूमि। तो भूमि का किराया निश्चित रूप से वॉन थुनेन ने इसको कंसीडर किया। श्रमिक कुशलता, हम लोगों ने शुरू में ही क्या देखा, वॉन थुनेन ने क्या माना कि जितनी भी जगह है जहां खेती हो रही है, सभी जगहों पर जो श्रमिक है उसकी कुशलता समान है, यानी कि इसको वॉन थुनेन ने कंसीडर ही नहीं किया। इन्होंने पहले ही मान लिया हर जगह पे श्रमिक कुशलता समान है। अच्छा, बाजार से दूरी से फसल उत्पादन प्रभावित होता है, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। और उत्पादन का विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो फॉर्मूला है उसी में बताया गया है कि उत्पादन का जो बाजार मूल्य है उससे लोकेशनल रेंट सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा। तो यानी कि देखिए, इसी क्वेश्चन की बात करें तो भूमि का किराया, बाजार से दूरी और उत्पादन का विक्रय मूल्य, ये तीनों चीजें किसी जगह पे किसान किस फसल का उत्पादन करेगा इसको प्रभावित करती हैं।
एक क्वेश्चन और है, इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। यदि वॉन थुनेन के प्रतिमान में खेत से बाजार की दूरी को स्वतंत्र चर मान लिया जाए, यानी अगर खेत से बाजार की दूरी को एक स्वतंत्र चर के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो आर्थिक किराए को निर्धारित करते हुए क्या क्रियात्मक प्रतिमान समीकरण बनेगा, यानी क्रियात्मक प्रतिमान समीकरण इसका क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। जब आप डिस्टेंस को एक स्वतंत्र चर मान लेंगे तो जो समीकरण बनेगा वो y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि वॉन थुनेन का मॉडल दो सिद्धांतों पे आधारित है। अवस्थिति लगान का जो कॉन्सेप्ट है अभी हम लोगों ने देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया। दूसरा जो सिद्धांत जिस पे वॉन थुनेन का मॉडल आधारित है यह है गहनता सिद्धांत। गहनता सिद्धांत क्या है? देखिए, अगर आप कृषि करते हैं तो खाद बीज भी लगाएंगे। अब अगर आप बहुत ज्यादा खाद बीज और श्रम लगा रहे हैं खेती करने में तो इसको हम कहेंगे गहन कृषि, और जितना आप खाद बीज कम करते जाएंगे हम कहेंगे कृषि गहनता उतनी कम हो गई। अभी हम लोगों ने देखा कि जो बाजार के पास की जमीन होती है उसका जो रेंट होता है, जो लोकेशनल रेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा देके ज़मीन किराए पर ली है तो आप फसल भी ज़्यादा उपजाना चाहेंगे। फसल ज़्यादा उपजाना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा खाद बीज लगाना होगा। तो यानी कि जो बाजार के पास की ज़मीन है यहाँ पर फसल गहनता ज़्यादा होती है, यानी खाद बीज वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और भी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में लगती हैं उनका बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट या जो लोकेशनल रेंट है, जिसको शुद्ध भाषा में कहेंगे जमीन का किराया, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप खूब उत्पादन नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं होगा। अच्छा, मार्केट से दूर जाने पे कृषि गहनता कम होती जाती है। मार्केट के पास ज़्यादा है समझ लिया, दूर जाने पे क्यों कम हो रही है? अब देखिए, अगर आपका खेत दूर है तो भी अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर आप ज़्यादा बीज ज़्यादा खाद लगा के खूब फसल का उत्पादन कर लेते हैं तो आप भी लाभ कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, आपने मान लीजिए खूब ज़्यादा फसल का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन इसको बाजार तक ले जाने में आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा। आप तो बाजार से दूर है तो आपकी परिवहन लागत भी बढ़ जाएगी। तो जो बढ़ा हुआ आपका उत्पादन था, जो आपने ज़्यादा गहन कृषि करके अतिरिक्त उत्पादन किया, वो किससे बराबर हो जाएगा? परिवहन लागत से। तो इसलिए अंतिम रूप से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए मार्केट से जितना दूर जाते हैं, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ती जाती है, इसलिए कृषि गहनता में कमी आती जाती है। ये बात वॉन थुनेन ने बताई। अब देखिए, इसको हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं। तो शहर से दूर जाने के साथ साथ कृषि गहनता में कमी आती है। एक ही फसल के लिए नगर के पास स्थित कृषि स्थान की कृषि गहनता नगर से दूर स्थित कृषि स्थान से अधिक होगी, पास वाले की कृषि गहनता ज्यादा होगी। देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको ग्राफ से बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। देखिए, ओ क्या है? हमारे मार्केट को दिखा रहा है। इधर क्या दिखाया जा रहा है? लोकेशन रेंट, यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, इसका कहने का मतलब है कि उतना ज़्यादा ज़मीन महंगी होती जा रही है। इधर क्या दिखाया जा रहा है? बाजार से दूरी को दिखाया जा रहा है। तो दो फसलों की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रॉप ए और क्रॉप बी। क्रॉप ए कौन सी है? आलू। क्रॉप बी कौन सी है? आपका गेहूं। तो देखिए, आलू का क्या नेचर है? भारी होता है, इसके साथ ही जल्दी खराब हो जाता है। तो क्रॉप ए को, यहाँ मार्केट है, यहाँ से कितनी दूरी तक उगाना प्रॉफिटेबल होगा? केवल यहाँ तक, इस पूरे एरिया में। देखिए, ये जो लाइन खींची है ये एरिया, और इससे इस वाला क्षेत्र में, यहां पर आलू का उत्पादन करना प्रॉफिटेबल होगा। क्यों प्रॉफिटेबल होगा? परिवहन लागत कम रहेगी, केवल यहां तक। इसके आगे आलू की परिवहन लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इससे अच्छा है फिर आप गेहूं की खेती कर लें। देखिए, ये क्रॉप बी वाली लाइन, देखिए ये वाली लाइन। तो यहां पर क्योंकि गेहूं की परिवहन लागत आलू से कम होगी और खराब भी नहीं होता इतनी जल्दी गेहूं, तो इसलिए ये वाले पूरे क्षेत्र में, मार्केट से यहाँ पर इतनी दूरी पे आने पर ये वाले पूरे क्षेत्र में आपको ज़्यादा लाभ होगा
गेहूं की खेती करने में, जबकि मार्केट के इस पास वाले एरिया में आलू की खेती करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि आलू की परिवहन लागत ज़्यादा होती है। तो मार्केट के पास में इसका आपको एक तो अच्छा मूल्य मिल जाएगा, आप इंटेंसिव खेती कर पाएंगे, गहन कृषि कर पाएंगे, ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे और ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। अच्छा देखिए, हम लोगों ने देखा कि ये जो ऊपर की ओर जाता अक्ष है ये लोकेशन रेंट यानी आर्थिक लगान को दिखा रहा है या कह लीजिए जमीन के किराए को दिखा रहा है। तो जो आलू की खेती है जो मार्केट के पास के क्षेत्र में की जा रही है, जाहिर सी बात है इसके लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो जमीन का किराया है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसकी इंटेंसिव खेती हो रही है। और गेहूं की फसल कहाँ से शुरू होगी? लगभग इस पॉइंट से, मान लेते हैं यहाँ से शुरू होगी। तो गेहूं के फसल के लिए जो अपेक्षाकृत जमीन का किराया है वो कम होगा और इसीलिए इसकी कैसी फार्मिंग होगी? एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी, उतनी ज़्यादा गहन कृषि नहीं होगी। देखिए, एक चित्र से समझते हैं कि मार्केट से दूर जाने पर भूमि उपयोग का तरीका कैसे बदलता है। देखिए, जो हमारा ये है, ये मार्केट हो गया, सेंट्रल सिटी हो गया। ये जो हरा वाला जोन है, यहाँ पर क्या होगा? इंटेंसिव फार्मिंग होगी, गहन कृषि होगी, डेयरी का काम होगा। इसके बाद यहाँ पर लकड़ी का काम होगा। क्यों लकड़ी का काम हो रहा है? क्योंकि लकड़ी को मार्केट तक पहुँचाने की परिवहन लागत ज़्यादा होगी, तो जितना हो सके मार्केट के पास में ही इसका उत्पादन होगा। इसके बाद का जो ये वाला जोन है, यहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी, यानी गहन कृषि नहीं होगी। इसके बाद ये वाला जो आखिरी जोन है, यहाँ पर एनिमल प्रोडक्ट है, रैंचिंग है, ये सारे काम होंगे। अब देखिए, हम लोग थ्योरी के थ्योरेटिकल पार्ट पे आ गए हैं। जो समझने की चीजें थी उन्हें डिटेल में समझ लिया। तो देखिए, इस मॉडल में जो जोन या मेखला शब्द आएगा उसका मतलब होगा मार्केट के पास के अलग अलग स्थान। जैसे ये पूरा एक जोन हो गया, जोन नंबर 1। तो मतलब क्या है? इस जोन में एक जैसी फसल का उत्पादन होगा और इसके आगे जाने पर क्योंकि इस फसल का उत्पादन लाभप्रद नहीं होगा, जैसे अभी हम लोगों ने गेहूं आलू वगैरह का एग्जाम्पल देखा, तो इस जोन 2 में, ये आगे का जो जोन 2 है, यहाँ पर एक जैसी फसल का उत्पादन होगा। फिर इसके आगे की जो जोन 3 होगा उसमें एक जैसी फसल का उत्पादन होगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो मार्केट के एकदम पास का मेखला या जोन होती है, वहां पर खराब होने वाली और भारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। खराब होने वाली भी बाजार में जल्दी पहुंच जाए और भारी जो वस्तुएं हैं जिनका वजन ज्यादा है उनमें परिवहन लागत कम लगेगी। फिर इसके साथ ही जो दूर की मेखलाएं हैं उनमें ऐसी फसल का उत्पादन होगा जिनको मार्केट तक पहुंचाने में परिवहन लागत कम आए लेकिन जिनकी कीमत ज्यादा मिले, जैसे कि जो हल्की हो, जिनकी मात्रा कम होती हो लेकिन उसके बाद भी जो महंगे दामों पे मार्केट में बिकती हो। एक चीज और वॉन थुनेन ने कही कि किसी स्थान पे जिस फसल का उत्पादन करना सबसे ज्यादा लाभप्रद है, जैसे जोन 2 में, जोन 5 में जिस फसल को उगाना सबसे ज्यादा लाभप्रद है, किसान जो हैं, जोन 5 के किसान मान लीजिए जो हैं, वो उसी फसल का उत्पादन करने में सबसे ज्यादा कुशल भी होंगे, क्योंकि लंबे समय से उसी फसल का उत्पादन करते आ रहे होंगे, उससे ज्यादा लाभ है, तो उसी में किसान कुशल भी होगा। तो अलग अलग जोन का किसान जिस फसल के में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है उस फसल को उपजाने में सर्वाधिक कुशल होगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि वॉन थुनेन ने जब अपना मॉडल बनाया था तो अलग अलग मेखलाओं में कौन सी खेती होती थी और उसके पीछे कारण क्या थे। पहले थोड़ी सी निगाह आप चित्र पर डालिए। देखिए, ये बीचों बीच में आपका बाजार है, मार्केट है, और जोन 1 कौन सा है? ये जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं, जो ग्रे कलर से, ये आपका जोन 1 है, यानी बाजार के ठीक पास का क्षेत्र। हम लोग समझेंगे कि यहाँ किस तरह की कृषि होती थी। तो ताजे दूध और सब्जियों का उत्पादन शहर के निकटतम मेखला 1 में केंद्रित था, क्योंकि इस तरह के उत्पादों की प्रकृति नाशवान थी। इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता को उर्वरक के माध्यम से बनाए रखा गया था और यदि आवश्यक हो तो शहर के से अतिरिक्त उर्वरक को लाया जाता था, जो नगर से अल्प दूरी पर स्थित खेतों तक सीधे लाई जाती थी। क्या बताया गया? खराब होने वाली जो नाशवान चीजें, सब्जी है, ताजा दूध है, इन चीजों का उत्पादन शहर के बिल्कुल पास में होता था, जिससे कि फटाफट मार्केट में पहुंचा दी जाए, खराब ना होने पाए। और इसके साथ ही क्योंकि जमीन यहाँ पे महंगी होती है, हम लोगों ने देखा है, तो ज्यादा उत्पादन के लिए भूमि लगातार उर्वर बनी रहे, उपजाऊ बनी रहे, इसके लिए जो उर्वरक होते हैं उसका इस्तेमाल होता था।
और जो उर्वरक है सीधे, क्योंकि देखिए मार्केट के एकदम पास में आपका खेत है, तो सीधे शहर से ले आई जाती थी। देखिए मेखला 1 के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, इसको देख लेते हैं। वॉन थुनेन के अनुसार किस खंड में शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों को उपजाया जाता है? यानी कि जो शीघ्र नष्ट होने वाली फसल है वो कहाँ लगाई जाती है? तो खंड 1 या मेखला 1 में। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मेखला 2 की बात करते हैं। देखिए मेखला 2 फेमस है लकड़ी के उत्पादन के लिए। लकड़ी का उत्पादन यहाँ क्यों होता था? क्योंकि अगर शहर से दूर या फिर मार्केट से दूर लकड़ी का उत्पादन करेंगे तो उसको लाने में परिवहन लागत ज्यादा लग जाएगी, और उस समय लकड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये प्रमुख ईंधन हुआ करता था वॉन थुनेन के समय में। तो इसका उत्पादन शहर के पास में ही, बाजार के पास में ही मेखला 2 में किया जाता था। मेखला 3 की बात करें तो मेखला 3 ऐसी फसल की खेती का प्रतिनिधित्व करती है जहां राई एक प्रमुख बाजार उत्पाद था। इसके बाद खेती की गहनता के अंतर के साथ अन्य कृषि क्षेत्र होते थे। यानी यहाँ पर जो प्रमुख फसल है मेखला 3 में वो कौन सी थी? राई थी। और इसके बाद कुछ और भी फसलों का उत्पादन होता था। क्योंकि बाजार से दूरी बढ़ती है इसलिए पैदावार की कमी के साथ राई उत्पादन की गहनता कम होती जाती है। यानी कि देखिए अब जोन 3 में है आप, मान लीजिए ये मार्केट है और ये यहाँ पर जोन 3 है, तो जोन 3 में भी क्या होगा, कुछ लोग एकदम जोन 3 के बॉर्डर पे होंगे और कुछ लोग जोन 3 के भी एकदम लास्ट बॉर्डर पे होंगे। यानी कुछ लोग यहाँ पर होंगे जहां जोन 3 स्टार्ट होता है, कुछ लोग इसके एकदम एंड पे होंगे। तो जो स्टार्ट पे होंगे उनकी फसल गहनता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फिर भी ये मार्केट के पास है, तो इनको फसल को ले जाने में बाजार तक उतना ज्यादा खर्चा नहीं करना होगा। और जैसे जैसे जोन 3 में हम लोग आगे बढ़ेंगे यानी मार्केट से दूर बढ़ेंगे, वैसे वैसे फसल गहनता कम होती जाएगी। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भूमि को परती रखना और उर्वरक के उपयोग जैसी तकनीकें उपयोग नहीं होती थी। यानी कि क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। मेखला 4 में खेती कम गहन थी। अब देखिए मेखला 4 यानी जोन 4 में आ गए हम लोग, तो जोन 4 जो है यहाँ पर खेती और कम गहन हो जाती है, या कह लीजिए जो इसमें लगाया जाने वाला इनपुट है उर्वरक वगैरह वो और कम लगाया जाता है। किसान 7 साल के फसल आवर्तन का उपयोग करते थे। 7 साल का यानी कि पूरा एक चक्र यूज करते थे, जिसमें 1 साल के लिए राई लगाई जाती थी, जौ 1 साल के लिए, जई 1 साल के लिए और 3 साल के लिए भूमि को चारागाह के रूप में और 1 साल के लिए परती रखा जाता था। परती मतलब खाली, जिससे फिर से जमीन उपजाऊ हो जाए। तो इस तरह से 7 साल एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले साल में राई लगा दी, दूसरे साल में जई लगा दी, तीसरे साल में आपका उसके बाद 3 सालों के लिए आपका चारागाह के रूप में छोड़ दिया, और फिर जो है 1 साल के लिए भूमि को परती छोड़ दिया। यानी कोई भी इसके ऊपर काम नहीं किया जिससे फिर से उपजाऊ हो जाए। ये बाजार में भेजे जाने वाले उत्पादों में राई, मक्खन, पनीर और कभी कभार शहर में वध किए जाने के लिए जीवित जानवर होते थे। यानी कि पनीर है, मक्खन है, ऐसी चीजें भेजी जाती थी, राई भेजी जाती थी, और कई बार जीवित जानवर भी, जिनको जो है शहर में पहुंचकर मारा जाएगा अलग अलग यूजेस के लिए। ये उत्पाद दूध और सब्जियों की तरह इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें बाजार से काफी दूर पर भी उत्पादित किया जा सकता था। क्योंकि ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता है मक्खन वगैरह, तो बाजार से थोड़ा दूर में उत्पादित हो जाता था। क्वेश्चन आया है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014, वॉन थुनेन मॉडल में सप्तवर्षीय शस्य क्रांति संबंधित है। किस पेटी से संबंधित है आप बताइए? सप्तवर्षीय अभी हम लोगों ने देखा 7 साल वाली है मेखला 4, तो जो चौथी पेटी है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय शस्य पेटी है चौथे नंबर की मेखला से संबंधित। मेखला 5 में राई एक महत्वपूर्ण फसल थी। किसानों ने 3 क्षेत्र तंत्र का पालन किया। एक चक्र प्रणाली थी जिसके तहत 1/3 भूमि को खेती की फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पूरी जमीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1/3 को यूज किया जाएगा खेती के लिए, बाकी 1/3 को चारागाह के लिए, यानी ये 1/3 चारागाह के लिए, और बची हुई 1/3 को कैसे इस्तेमाल किया जाता था? खाली छोड़ दिया जाता था।
जिससे कि इस परती छोड़ दिया जाता था जिससे फिर से उपजाऊ हो जाए। तो जब तक ये उपजाऊ होगी तब तक इधर वाली को परती छोड़ने का वक्त हो जाएगा, जब ये वाली उपजाऊ होगी तो बीच वाली को परती छोड़ने का वक्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता था। अब देखिए क्वेश्चन आया है, तीन खेत प्रणाली का तात्पर्य है। तीन खेत प्रणाली में क्या क्या होता था? देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा, एक हिस्से में तो आपका कृषि होगी, दूसरे हिस्से में क्या होगा, चारागाह भूमि होगी, और तीसरा हिस्सा कैसा होगा, पड़त भूमि होगी या पड़ती भूमि होगी, यानी कि खाली छूटी हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, कृषि, चारागाह भूमि और पड़ती भूमि या पड़त भूमि जो भी लिखा हुआ है, ये आपके मेखला 5 का तीन खेत प्रणाली का तंत्र था। अब देखिए मेखला 6 देखिए, पशुधन की खेती का क्षेत्र था। मेखला 6 में आपको क्या दिखेगा? पशुधन खेती। बाजार से दूरी के कारण राई का उत्पादन नहीं होता है, यानी कि मेखला 6 में आते आते, जोन 6 में आते आते जो राई की फसल है अब उसका भी उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि बाजार से बहुत दूर है, इसको पहुंचाने में बाजार में परिवहन लागत बहुत ज्यादा लग जाएगी। इसके बजाय मक्खन, पनीर और जीवित जानवरों का, यानी जिसे रैंचिंग कहते हैं, ये सारे काम होते थे। अच्छा देखिए एक चीज है, पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉन थुनेन के कृषि भूउपयोग मॉडल में 7वीं पेटी जिसे व्यक्त करती है वो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014। 7वीं पेटी किस चीज को दिखाती है? पशुपालन उद्योग को। तो इसमें आपको कोई भी शंका नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर पशुपालन उद्योग होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो 7वीं पेटी है इसमें पशुधन की खेती होती थी। अब देखिए यहां पर क्या है, कोई भी मॉडल हो उसकी क्रिटिसिज्म होती है, आलोचना होती है, तो उसमें सुधार किया जाता है। तो बाद में वॉन थुनेन ने परिवहन के साधन के रूप में नदी को कंसीडर किया था। और ये देखिए चित्र के इस तरफ पुराना मॉडल पूरा हम लोगों ने देखा, लाइन के इस तरफ ये वाला, और लाइन के इधर ये नया मॉडल है जिसमें इन्होंने एक नदी को कंसीडर किया था। और दूसरी चीज, इन्होंने एक छोटा दूसरा भी मार्केट कंसीडर किया था, जिसकी वजह से जो इनका मॉडल है जटिल हो गया था। आपको उस जटिलता में नहीं जाना है, बस मैंने इतना बता दिया जिससे कोई क्वेश्चन आ जाए कि जब वॉन थुनेन ने अपना मॉडल संशोधित किया था तो उसमें क्या क्या था। तो दो चीजें थी, एक तो एक नदी को कंसीडर किया, दूसरे एक छोटे नगर को एक अलग एक दूसरे बाजार के रूप में कंसीडर किया, एक छोटा सब जिसको सब मार्केट कहते हैं। अच्छा, वॉन थुनेन के मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं। ये एक सामान्यीकृत मॉडल है, आनुभविक विश्लेषण पे आधारित है, प्रत्यक्षवादी जो सोच है उस पे आधारित मॉडल है, जैसा मात्रात्मक क्रांति में कहा गया था। आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ तथ्य मैंने आपको बता दिए। एक अंतिम क्वेश्चन जिसके बाद क्लास को एंड करेंगे। थुनेन के यानी वॉन थुनेन के कृषि अवस्थित मॉडल को यूरोप पर लागू करने वाले पहले भूगोलवेत्ता कौन थे? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 का क्वेश्चन है। आंसर होगा ओ जोनासन। जो ओ जोनासन थे, इन्होंने कृषि अवस्थित मॉडल को यूरोप में लागू किया था। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज हम लोगों ने कृषि भूगोल के अंतर्गत जो वॉन थुनेन का मॉडल है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाली क्लास में हम लोग कृषि वानिकी, हरित क्रांति, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे।